ए से बदल। ओके एवरीवन, तो हम लोग 10 मिनट में थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं लेक्चर नंबर 4 का, ठीक है, ताकि एक कंटिन्यूटी बन जाए। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग सॉल्यूशन का उस कैटेगरी का स्टडी कर रहे हैं जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसिबल। इज इट राइट? बोथ आर मिसिबल का मतलब है कि होमोजेनियसली मिक्स किया गया है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का किसी भी पार्ट से अगर आप फ्यू ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन उठाएंगे तो उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन सेम दिखेगा, राइट? समटाइम्स जैसे सपोज कीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन पाउडर मिलाए, नीचे ज़्यादा बैठा रह गया, ऊपर पी रहे हैं तो थोड़ा कम टेस्ट दिखा, नीचे ज़्यादा हो गया, तो क्या होमोजेनियसली मिक्स नहीं हुआ है। लेकिन होमोजेनियसली मिक्स होने का मतलब ये हुआ कि पूरा तरीके से मिक्स हो गया है और हर जगह पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन सेम है। पहला बात। दूसरा है कि हम लोग जिस कैटेगरी में उसमें बोथ आर वोलेटाइल, बोथ आर मिसिबल। और आइडियल सॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो बात था, जहाँ से कि सारा स्टोरी स्टार्ट होता है, कि अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। इज इट राइट? यहाँ से ही मैं स्टार्ट किया होगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। मस्ट बी इक्वल टू अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी, मतलब यस। तो सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। आइडियल कुछ होता है क्या? आइडियल एक थॉट होता है, राइट? लेकिन हम लोग मान के तो चलते हैं आइडियल सिचुएशन। अगर 95% भी अगर कैरेक्टर मैच कर गया या 98%, तो उसको आइडियल सिचुएशन मान के हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? यस, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का दो चीज़ यहाँ से पता चला था कि टोटल वॉल्यूम भी टोटल बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू भी टोटल आफ्टर मिक्सिंग। कहने का मतलब है कि ½ लीटर सॉल्यूट लिए और 1 लीटर सॉल्वेंट लिए तो 1.5 लीटर हो गया बिफोर मिक्सिंग। आफ्टर मिक्सिंग भी 1.5 लीटर ही नज़र आएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो गया? 0। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। दिस इज ऑल्सो ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट टर्म के लिए में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी नो दैट अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज, और अट्रैक्शन डिक्रीजेज, एनर्जी इंक्रीजेज, बट देयर इज नो फर्क ऑन अट्रैक्शन। देन ना ही एनर्जी इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, मतलब ना ही एनर्जी रिलीज करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ना ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक है ना ही प्रोसेस इंडोथर्मिक है। देखिए सब कुछ यहाँ से आ रहा है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे आप डैम से और लिखोगे डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ से ही तो कोरिलेट कर रहा हूँ। तो सर ये आएगा क्या? तो भाई ये नहीं आएगा तो यहाँ पे बोर्ड पे मैं लेता भी नहीं। ऑब्वियसली आया हुआ है क्वेश्चन। जो मेन चीज़ है वो कैसे छूटेगा? कहीं ना कहीं आया हुआ है। उसके बाद कोई भी प्रोसेस, आप खुद ही बोल रहे हैं ना कि ये मिसिबल है, मतलब हम लोग जस्ट डाल देंगे और थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो खुद से मिक्स हो जाएगा, उसमें स्पून चलाने का रिक्वायरमेंट भी नहीं होगा, राइट? इसका मतलब है कि कोई भी प्रोसेस नेचर में अगर स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाए हैं आप लोग को भी। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल समझते हैं? डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव, तो डेल्टा जी सिस्टम क्या बताए थे?
निगेटिव। मतलब एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 5 ऑब्जेक्टिव में से कोई तो एक आ सकता है। ओके अब थोड़ा सा रॉल्स लॉ भी पढ़ाए थे, आपको याद है? और अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या था? पी ए इक्वल टू व्हाट? पी नॉट ए एक्स ए। यस, वेयर पी नॉट ए क्या है? प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। और एक्स ए क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। जो मैं वहाँ पे बोला हूँ वही आप लोग को भी बोलना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। और पी वी क्या था एवरीवन? पी नॉट बी एक्स बी, करेक्ट। एक इक्वेशन ए हो गया, एक इक्वेशन ए हो गया। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के लिए क्या लिखिएगा? एक्स डैश ए इंटू पी एस, टोटल प्रेशर। तो भाई यहाँ से पी ए निकालें या यहाँ से पी ए निकालें, अलग बात है, सेम बात? सेम बात है। सिमिलरली पी वी इक्वल टू व्हाट? तो बहुत उस लेक्चर में देखे होंगे सो मेनी टाइम्स मुझे ये बोलते हुए, पी ए इक्वल टू पी ए, आया ना? तो लगा होगा बट भाई ये पी ए इक्वल टू पी ए जो कर रहे हैं इससे बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्व होगा। पी ए का मतलब क्या? पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू, यस, एक्स डैश ए पी एस। इसका मतलब है कि यहाँ से फ़ायदा क्या रहेगा एवरीवन? पी नॉट ए पता रहेगा, एक्स ए पता रहेगा, पी एस पता रहेगा। तो क्या यहाँ से एक्स डैश ए निकल जाएगा? मतलब इस यहाँ से हम लोग एक्स डैश ए निकाल सकते हैं। और आज की क्लास में इस पर प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, ठीक है? तो सर पी एस कैसे निकलेगा? तो पी एस यहाँ से निकलेगा। अब देखिए, ए है पी ए है पी बी, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो डाल्टन्स लॉ तो अप्लाई कर सकते हैं ना। रॉल्स ने हो सकता है कि ये बात के लिए अपना रूल लॉ दिए, बट ये तो क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन वेपर फेज। तो इन दोनों का इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए अगर ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट? तो क्या यहाँ से पी एस इक्वल टू लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी? बोलिए हाँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और पी ए के बदले ये तो लिख सकता है ना पी नॉट ए एक्स ए। एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से पी एस निकल जाएगा। अब एक फार्मूला आप ये भी देखे होंगे, एक फार्मूला भी लिए होंगे, 1/PS इक्वल टू मिला था एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए। कहीं कहीं पे इसका भी रिक्वायरमेंट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी। देखिए तो ये फार्मूला आप लोग को मिला था, मिला है ना? चलिए, इतना से मेरा काम चल जाएगा। लिखिए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। इसको लिखना है आज के क्लास में। आज का क्लास का सीक्वेंस यहाँ से ही है।
देखिए स्टूडेंट, पूरे लेक्चर में खासकर इस सेक्शन के लिए आपको तो ये पता है ना कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी नहीं पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, आप जस्ट सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, राइट। तो इस सेक्शन के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्योर ए का प्रेशर को ज़्यादा मानूंगा विथ रिस्पेक्ट टू प्योर बी। आप इसका उल्टा भी हो सकता है, बट किसी एक को तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, तो पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। अब आप ड्रॉ कर लिए, फिर भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, इससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 है। एक्स ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं? 1 से तो ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू क्या ले लेंगे? 1। और एक कैसा इक्वेशन, इसको बाई मानते हैं, तो ये हो जाएगा m। सर एक कांस्टेंट क्यों? तो एट ए गिवन टेम्परेचर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था, राइट। इसका मतलब है कि ये मेरा अगर बाई का काम करेगा तो ये स्लोप का काम करेगा, एक्स का काम करेगा, राइट। तो ये प्रेशर वर्सेस, तो यहाँ देखिए ये किसका ग्राफ है? सर ये आइडियल सॉल्यूशन में ये आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बट दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन विच फेज? लिक्विड फेज। कौन सा फेज? लिक्विड फेज का एक ग्राफ है, करेक्ट ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखे हैं? ये डाल्टन का लिखे हैं या रॉल्स का लिखे हैं? रॉल्ट का। तो रॉल्स का इक्वेशन में ये मोल फ्रैक्शन किस फेज का लेते हैं? लिक्विड फेज का लेते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे tan थीटा का मतलब क्या? स्लोप। और स्लोप का काम यहाँ पे कौन करेगा? एवरीवन बोल सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पी नॉट हो गया। ये ग्राफ टफ है, आएगा तो बन जाएगा। अब एक हिंट दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा और जो बोलते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा भी। बाई वर्सेस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स राइट लेते हैं, तब स्लोप निकालने के लिए एंगल हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं, करेक्ट। मान लेते हैं कि कल के डेट में ऐसा भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग अभी कौन सा यूज़ करते हैं? राइट हैंडेड, राइट। मान लेते हैं कि बाई है, ए एक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तब अगर यहाँ देखिए, इसका स्लोप मेजर करने के लिए एंगल कैसे लीजिएगा? और यहाँ है तो एंगल मेजर करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे, जस्ट उल्टा, राइट। यहाँ पे एंगल लेने के लिए जहाँ पे मेरा ये लाइन कट करता है उससे टुवर्ड्स राइट जाकर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर मेरा इस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस का पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स लेफ्ट ले रहे हैं, तब यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज मिलेंगे अप टू योर गिवन लाइन, करेक्ट। चलिए
यहाँ देखिएगा पी वी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू रॉल्स पी नॉट बी एक्स वी, राइट। मान लेते हैं कि पी बी का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने ऐसा एक्सिस सिलेक्ट किया जिसमें एक्स बी का वैल्यू यहाँ पे 0 और एक्स बी का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो भाई अभी भी तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप निगेटिव है या पॉजिटिव है। बट अब ग्राफ के लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, एंड दिस ग्राफ दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। यहाँ पे पी बी बाई का काम पी बी कर रहा है, एम का काम पी नॉट बी कर रहा है और एक्स का काम कौन कर रहा है, एक्स बी बाई इक्वल टू एम एक्स, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका ऐसा रहेगा। और यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0 और यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 1 और एक्स बी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा भाई, यहाँ पे जो वैल्यू सर मिलेगा एक्स बी का वैल्यू 1 कर दीजिएगा तो एक्स बी का वैल्यू 1 करने का मतलब है कि प्योर सॉल्वेंट है। प्योर क्या है, 100% वही है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, पी नॉट बी के बराबर रह जाएगा। अब देखिए, अब आपको मैंने एक टास्क दिया स्टूडेंट कि स्टूडेंट एक काम कीजिए, इन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में दिखाइए। तो इन दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में दिखाने के लिए वर्टिकल एक्सिस आपको 2 ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि सर इधर भी तो आएगा इधर भी आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ ए, मैंने वही काम किया होगा, आप देखे होंगे। तो ग्राफ ए और ग्राफ बी को अगर एक जगह अगर दिखाना है तो ऐसे 2 वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किया होगा, राइट। और यहाँ पे क्या लिया होगा, एक्स ए इक्वल टू 0 और एक्स बी इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या लिया होगा स्टूडेंट, एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स बी इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या लिखा होगा, पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या लिखे होंगे, पी नॉट बी। और यहाँ पे टी कांस्टेंट मेंशन किए होंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी लिक्विड का, चाहे वो प्योर लिक्विड हो या सॉल्यूशन हो, उसका वेपर प्रेशर तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो वेपर प्रेशर भी वेरी कर जाएगा, करेक्ट ना। तो ये ग्राफ है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक किसका ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, करेक्ट, फॉर आइडियल सोल्यूशन। दिस इज द ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो इस केस में इस केस में तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ क्या होगा। तो जनरली कुछ स्टूडेंट यहाँ देखिए एनसीईआरटी में ऐसे दिखाया हुआ है, आप भी देखे होंगे, करेक्ट ना। एक इसका ग्राफ है पीएस वर्सेस व्हाट, ग्राफ रहेगा तो किसी ना किसी का वर्सेस रहेगा, राइट। इसका मतलब पीएस का मतलब सर इन दोनों ग्राफ का सम, इस ग्राफ और इस ग्राफ का दोनों का सम ना। एक छोटा सा बात बताते हैं, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे कुछ तो, यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0 है, एक्स बी का, एक्स ए का वैल्यू 0 है, एक्स ए का वैल्यू 0 है, एक्स बी का वैल्यू 0 है, या दोनों का कुछ वैल्यू है। अब इसलिए यहाँ पे दोनों का कुछ वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे सर इसका वैल्यू तो ए रहेगा, एग्री, करेक्ट। और इसका वैल्यू सर ए रहेगा, दिस वन और दिस वन, करेक्ट है ना।
मतलब कैसे दो ग्राफ को ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टू ग्राफ। इसमें ये वैल्यू ऐड कीजिएगा, यहाँ पहुँच जाइएगा। समझे है ना, समझे है? इसमें यहाँ इस वैल्यू में इतना में ये अगर उठाकर यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि क्यों सर ऐड करेंगे, तो भाई ये मिलेगा आपको पी बी। क्या मिलेगा इस कंपोजिशन के लिए? पी बी। और ये क्या मिलेगा? पी ए। और पी ए प्लस पी बी फॉर दिस कंपोजिशन गिव्स पी एस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएंगे तो यहाँ इस तरीके से एक्चुअल में ग्राफ ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हुआ? इसका मतलब है कि आइडियल सोल्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आइडियल सोल्यूशन जिसमें बोथ आर वोलेटाइल के लिए, चाहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का ग्राफ हो या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ हो या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ हो, टोटल प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन लिक्विड फेज, ऑल आर अ स्ट्रेट लाइन। ऑल आर व्हाट? स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, वो जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया वो रटने वाला ग्राफ नहीं था। एक्चुअल में पी एस के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखिए स्टूडेंट, ऐसे तो पी एस का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते थे क्योंकि 3 वेरिएबल है, 1 2 3। बट इस 3 वेरिएबल को हम लोग 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते थे। एक्स से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल ये सेक्शन है, वो तो बहुत लाइट है। ठीक है, क्या एक्स बी के बदले मैं ये लिख सकता हूँ? अब बोलिए, हाउ मेनी वेरिएबल? एक्स से। तो क्या हम लोग पी एस वर्सेज एक्स का ड्रॉ कर सकते हैं? अब आपका क्वेश्चन, सर आपने एक्स से क्यों लिया, एक्स भी कर लेते हैं। भाई आंसर सेम ही आता, डिफरेंट आता है, सेम आता। अब बोलिए, एक ऐसा इक्वेशन बाई मान लेते हैं, एक क्या रहेगा? ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं एवरीवन? एम, इसको क्या मान लीजिएगा? एक्स, और ये क्या रहेगा? इंटरसेप्ट। तो ये क्या ओरिजिन से पास करेगा? नहीं करेगा। तो अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 0, तो पी एस का वैल्यू पी नॉट। तो एक्स का वैल्यू 0 मतलब यहाँ कितना रहेगा? पी एस का ग्राफ यहाँ से, पी एस का ग्राफ यहाँ से यहाँ के बीच में है, राइट? तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं? तो 8th क्लास से सीख रहे हैं ना कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बचपन से हम लोग सीख रहे हैं कि पहले एक्स इक्वल 0 करके बाई का वैल्यू निकालते थे, 2 कोऑर्डिनेट निकालते, 2 पॉइंट निकालते थे, राइट? और उन दोनों पॉइंट को ऐड करते थे, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू 0 तो पी एस का वैल्यू कितना? बोलिए, पी नॉट बी। एक कोऑर्डिनेट मिल गया। और दूसरा क्या करते थे? एक्स का वैल्यू 1 कर देंगे, तो एक्स का वैल्यू 1 कीजिएगा तब पी एस का वैल्यू कितना मिल जाएगा? और मिलना भी चाहिए था। सर ऐसा क्यों? भाई एक्स का वैल्यू 0 मतलब प्योर बी है, ए नहीं है। तो प्योर बी है तो वहाँ पे प्रेशर किसका दिखेगा? प्योर बी का, पी नॉट बी। अगर यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 कर देते हैं मतलब प्योर ए है, राइट? तो प्रेशर का लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ कौन रहेगा? प्योर ए रहेगा। तो वैल्यू मिलना कितना चाहिए था? इसका मतलब ये हुआ, ओके, इसका मतलब है कि सर एक्स के टर्म में अगर आप इसको ड्रॉ कर किया जाता तो हम लोग का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता। दैट्स वाई ये ग्राफ होता है। इसलिए नहीं कि हाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है सर ऐसे जोड़ा हुआ है। इसका इक्वेशन था स्ट्रेट लाइन, इसलिए हुआ। और अगर नीट में पूछ लिया गया कि इस ग्राफ का स्लोप कितना, अब तो बता सकते हैं। यहाँ देखिए, tan थीटा इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी लिख लीजिए।
तो ग्राफ समझ में आ गया? चलिए, सब लोग लिख लीजिएगा। देखते हैं, वीडियो शेयर करने से आप लोग तो को 100% समझ में आ गया होगा, नो डाउट, बट एज ए टीचर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि जो मैं बोला वो समझे या नहीं समझे हैं। इस लोग बच्चे बोलते हैं ना सर वीडियो फॉलो कर लेंगे, आप पढ़ाते रहिए। लिखिए सम प्रॉब्लम ऑन आइडियल सॉल्यूशन, सम प्रॉब्लम्स ऑन आइडियल सॉल्यूशन। लिखे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4 is torr and pure SnCl4 नॉट लगा रहा हूँ मतलब प्योर फॉर्म का 238.3 टॉर। लिखिए इफ सॉल्यूशन contain 10 gram of CCl4 and 15 gram of SnCl4, if solution contain 10 gram of CCl4 and 15 gram of SnCl4, then find out pressure of solution, then find out pressure of solution. Suppose that solution is ideal solution. Suppose that solution is ideal solution at 25 डिग्री C। ये सारा डेटा कितना डिग्री C का दिया हुआ है? टेम्परेचर को मैंने क्यों फिक्स किया बता सकते हैं? टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट? सॉल्व कीजिए। इसमें मॉलिक्यूलर वेट भी है, हालांकि आप मॉलिक्यूलर वेट तो खुद से भी निकाल सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ। ये डेटा में दिया हुआ था।
देखिए कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट होने के लिए। देखिए तो स्टूडेंट मैंने सही लिखा है, अगर CCl4 को मैंने ए मान लिया तो मोल फ्रैक्शन, देखिए इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, तो बी का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए फिर दोबारा इतना मेहनत करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एक काम कर लीजिएगा, ठीक है। बट एटलीस्ट वो काम तो पक्का आपको करना पड़ेगा, किसी एक का तो निकालना पड़ेगा। अब उसके बाद PS इक्वल टू 114.9 XA अब प्लस 238.3 XB, एक से निकल जाएगा तो XB निकल जाएगा। क्या घर पे कैलकुलेशन का पार्ट कर लेंगे, ये वाला ए सेक्शन हो जाएगा ना, ओके कर लेंगे। अब इसी क्वेश्चन में मैं खुद का एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड, लिख लीजिए, ऑल्सो फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 एंड SnCl4 in vapor phase. Also find mole fraction of बोल रहे हैं CCl4 and SnCl4 in which phase? Vapor phase. तो उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा एवरीवन? तो सर ए काम तो हो गया ना, अब वहाँ पे क्या करेंगे, रॉल्स और डाल्टन दोनों को मिला देंगे। क्या लिखेंगे? PA इक्वल टू PA, राइट। तो P0 A XA इक्वल टू व्हाट, X डैश A PS। A पता है, A पता है, A तो निकाल लिए, राइट। तो क्या यहाँ से X डैश A निकल जाएगा? तो X डैश A कितना हो जाएगा भाई, P0 A XA और डिवाइड बाई PS, ये भी आएगा, ठीक है। तो व्हाट अबाउट X डैश भी कैसे निकालेंगे? अब थोड़ा स्मार्ट बनिए, राइट। X डैश से निकाल लिए तो 1 माइनस एक्स डैश ए कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स डैश ए। तो ए निकालने के लिए अगर पूछा जाएगा तो ये ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे मेन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रॉल्स विदाउट डाल्टन एक चैप्टर सही रहेगा या दोनों को मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा? मिक्स करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिखिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन at 40 degree C are 184 torr and 59 टॉर। टॉर का मतलब समझते हैं ना, 1 टॉर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg होता है। 184 टॉर एंड 59 टॉर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आ गया? 184 स्टैंड फॉर व्हाट? बेंजीन। ओके, वेरी गुड। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, कॉमा, ऑल्सो फाइंड आउट टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन and also find out mole fraction of benzene and toluene in vapor phase.
क्या क्या निकालना है मैं बता रहा हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन, पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इन वेपर फेज। डेटा तो लिख लिया ना। इफ, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कीजिए सारे क्वेश्चन के लिए। इस वैल्यू के लिए इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू 0.4 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन इक्वल टू 0.6 इन लिक्विड फेज। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन लिक्विड फेज में ये है तो इस कंपोजिशन के लिए मुझे सारा वैल्यू चाहिए। इसमें आप स्टूडेंट सॉल्व कीजिए और सबका एग्जैक्ट आंसर बताइए। इसमें एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो मेक ए कॉमेंट फॉर ऑब्जर्वेशन। मैंने इस प्रॉब्लम को बनाकर आपने जो ऑब्जर्व किया उसके लिए रिगार्डिंग एक कॉमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए। कितना आया है बेंजीन का?
73.6। वेरी गुड। और टॉलिन का एवरीवन? पी नॉट टॉलिन एक्स टॉलिन। वेरी गुड। इक्वल टू हाउ मच? 4 टॉर। तो नहीं लगता कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा? पी बेंजीन प्लस पी टॉलिन, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हाउ मच? 109 टॉर। ओके। उसके बाद एक्स डैश बेंजीन बताइए। 0.625 आना चाहिए। आंसर है 0.675 है आंसर शायद। 0.675। वेरी गुड वेरी गुड। 0.675। क्या ये निकालना पड़ेगा या आप लोग समझ गए कैसे निकलेगा? और एक्स डैश टॉलिन तो 1 में से माइनस कर दीजिए 0. मतलब हम लोग का काम हो गया जो हम लोग का रिक्वायरमेंट था, बट ऑब्जर्वेशन क्या रहा? इसके बाद बोले थे कि मेक ए कॉमेंट। हालांकि आपका एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि मेक ए कॉमेंट, बट मैं बोल रहा हूँ मेक ए कॉमेंट। ऑब्जर्व कीजिए। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? ए डे टू डे लाइफ का मैं ऑब्जर्वेशन पूछ रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इतना तो पक्का पता होगा कि डीजल और पेट्रोल में कौन ज़्यादा वोलेटाइल? नहीं पता है? पता होना चाहिए। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। भाई डीजल को किसी कंटेनर में रख कर, तो सर आज तक तो रिक्वायरमेंट हुआ नहीं। डीजल को किसी कंटेनर में रख कर अगर कंटेनर को ओपन भी कर दीजिएगा ना तो वो नहीं उड़ेगा। मतलब वो तो थोड़ा ठीक होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, राइट। मोबिल नाम तो सुने हैं ना, उसको भी अगर रख दीजिएगा कहीं पे तो वो नहीं वेपर फेज में जा पाएगा। तो मान लेते हैं कि एक कंटेनर में डीजल और पेट्रोल बोथ आर मिक्सिबल, मिक्स हो सकता है। मिक्स करके अगर छोड़ देते हैं और दोनों वेपर फेज में अगर जा रहा है, किसका जाने का रेट ज़्यादा रहेगा? पेट्रोल का, जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है। एग्री? तो भाई यहाँ पे मेरा किसका सॉल्यूशन था? सर बेंजीन का और टॉलिन का। और बेंजीन और टॉलिन में किसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा था? ये अब मैं थ्योरी पे आ गया, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस प्रॉब्लम को लिए थे, कुछ थ्योरी पढ़ाना था इसलिए। तो पी नॉट बेंजीन का कितना वैल्यू था? बोलिए भाई। 1। पी नॉट बेंजीन पूछ रहे हैं 184 ना। अब और टॉलिन का कितना था? 59 एट द सेम टेम्परेचर। इसका मतलब कौन ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कौन ज़्यादा वेपर बना रहा है? बेंजीन। बीच वाला मोर वोलेटाइल, बेंजीन, करेक्ट। इसका मतलब है कि मेरा कोई आइडियल सॉल्यूशन है और वो आइडियल सॉल्यूशन में जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका मैं इसको लिखवा दूंगा, उसका लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन रहेगा, किस फेज में? लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन रहेगा उसके रेस्पेक्ट में जो वेपर बनेगा, क्या बनेगा? वेपर। लेकिन आगे चलकर मैं पढ़ाऊंगा कि मैं किस वेपर की बात कर रहा हूँ। नाम सुने? बबल। बबल तो नाम सब लोग सुना है भाई, राइट। लिक्विड है और लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड है इस कंटेनर में, नॉट ए सिंगल बबल। मेला में देखते हैं बबल उड़ाते रहते हैं, राइट।
तो नॉट ए सिंगल बबल। तो हो सकता है कि हम लोग कुछ ऐसा काम किए हैं कि जिसमें मेरा सॉल्यूशन कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में हुआ था, और जहाँ पे पहला बबल बना, कौन सा? फर्स्ट बबल, करेक्ट। उस फर्स्ट बबल का कंपोजिशन ये रहता है, कौन सा बबल का? जो हम लोग निकाल रहे हैं ना यहाँ पे, वो एक्चुअल में आगे चल कर पढ़ाऊँगा बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट। नाम सुने माउंटेन ड्यू? ओके तो ड्यू जैसे सुबह में हम लोग ग्रास पे देखते हैं ना ड्यू, राइट। तो मान लेते हैं कि ऑल आर इन वेपर फेज, ऑल आर इन वेपर फेज, नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। अब तो पहला ओस का फर्स्ट पहला बूंद, हम लोग कहानी पढ़े हैं ना, ओस की फर्स्ट बूंद जो भी है, तो एकदम ऑल आर इन वेपर फेज, जब फर्स्ट लिक्विड का ड्रॉप बना तो उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। कौन सा पॉइंट? तो वहाँ से फिर अब लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये राइट। तो आपका सिलेबस का पार्ट है ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट। तो बाद में आपको बताएंगे कि यहाँ जो आप निकाले हैं वो कहाँ का कंपोजिशन है, अभी ये उतना दिमाग मत लगाइए। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो हम लोग ने और क्या ऑब्जर्व किया कि जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में उसके लिक्विड फेज के रेस्पेक्ट में बढ़ जाता है। एग्री? बेंजीन का लिक्विड फेज में कितना था? 0.4, बट बेंजीन का वेपर फेज में कितना हो गया? यस, कम हुआ या ज़्यादा हो गया? ज़्यादा हो गया। इसका मतलब इसका जाने का रेट सर ज़्यादा था, राइट, क्योंकि इसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा था। क्या दोनों सेम रेट से जा रहा है या अलग डिफरेंट सेम कंपोजिशन मेंटेन करके जा रहा है या डिफरेंट कंपोजिशन में गया है, राइट। और व्हाट अबाउट टॉलिन? टॉलिन का जिसका वोलेटाइल, यहाँ पे टॉलिन का कितना था? एक्स टॉलिन था 0.6, राइट, बट इसका टॉलिन का देखिए एक्स डैश टॉलिन कितना हो गया है? 0. यस, इसका मतलब है कि वी ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट component whose volatile character are more is increase, और या कह सकते हैं is greater with respect to mole fraction of liquid phase। वैसा सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन जिसमें जिस कंपोनेंट का, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें अगर दो कंपोनेंट है, एक ध्यान सुनिएगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका खुद का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में रहेगा, उस मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में उसका उसी का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, करेक्ट। लेकिन जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर कम रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन उसी का वेपर फेज में कम हो जाएगा। बात को समझ गए? एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, बाद में भूल जाइएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जो मैंने बोला उसको लिख सकते हैं खुद के लैंग्वेज में। नहीं अगर लिख पा रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश या उसमें सब मिला के लिख दीजिए, सेंस सेम रहना चाहिए।
डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा। ये मैं एक थ्योरी अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस पर जस्ट एक प्रॉब्लम दूंगा, इसको ध्यान से समझिएगा तभी प्रॉब्लम बनेगा। ओके एवरीवन, यहाँ देखिए, आइडियल सॉल्यूशन है, करेक्ट, और मैं इस सिचुएशन के लिए डील कर रहा हूँ। तो मेरे पास एक ओरिजिनल सॉल्यूशन था जिसमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन था XA एंड XB। ऑब्वियसली वेपर फेज में अभी जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपसे लिखवाया उस, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वेशन ये न्यूमेरिकल प्रूफ ही है, प्रॉब्लम भी बना लिए हैं। इसका मतलब है कि ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा, अब बी का मोल फ्रैक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ जो वेपर बना, इसी वेपर को उठाकर अगर कंडेंसेट कर दिए, कंडेंसेशन का मतलब इस वेपर को ही लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यहाँ से वेपर ले रहे हैं और उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ले जाकर लिक्विड फॉर्म में कंडेंसेट कर दिए। तो यहाँ का यहाँ का वेपर में जो मोल फ्रैक्शन था वही मोल फ्रैक्शन तो यहाँ का इसका उसका कंडेंसेशन में नजर आएगा। कोई वेपर है उसी को आप लिक्विड बना दिए, सेपरेट कुछ नहीं किए। इसका मतलब यहाँ का मोल फ्रैक्शन और यहाँ का मोल फ्रैक्शन अलग रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। एग्री। अब इस कंटेनर में फिर से हम लोग वेपर बना रहे हैं, तो वेपर बना रहे हैं भाई, और यहाँ तीनों कंटेनर का सेम टेम्परेचर। तो अगेन इसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, तो यहाँ जो वेपर बनेगा वो यहाँ का वेपर में, अब इस लिक्विड का वेपर, ये वेपर था इस लिक्विड का, अब ये जो वेपर है इस लिक्विड का, राइट, इसके लिक्विड में फिर से यहाँ पे ए का मोल फ्रैक्शन इसके रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगा और इसके रेस्पेक्ट में कम हो जाएगा। एग्री। अब फिर क्या किए सर, इसको फिर से उठाकर कंडेंसेट कर दिए, राइट, और ए मेरा यहाँ का मोल फ्रैक्शन और यहाँ का मोल फ्रैक्शन डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, कंपोजिशन। अब फिर से इसका वेपर बनाए, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर इस तरीके से तो x ट्रिपल डैश ए ग्रेटर देन x डबल डैश ए ग्रेटर देन x डैश ए ग्रेटर देन x है, हाँ या ना।
और व्हाट अबाउट बी? सर ये तो ऐसे होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि ए का कंपोजिशन बढ़ते चला जाएगा और बी का कंपोजिशन कम होते चला जाएगा, और ऐसा 5 या 6 बार कर दिए। 1 मिनट। तो इस टाइप का सॉल्यूशन में जहाँ पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल एंड बोथ आर मिसिबल, और उसमें ए और बी को सेपरेट करना है विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर, सेपरेट कर दिए। मतलब इसको इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। पहले तो चेंज करने का सबसे अच्छा पॉइंट क्या रहता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं? ड्यू टू डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे टेम्परेचर को सेम रखते हुए भी सेपरेट कर सकते हैं। सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। 99% तक इसको हम लोग प्योर कर सकते हैं। 100% नहीं रहेगा, बट 99% का मतलब है कि ऑलमोस्ट इसको हम लोग ए को सेपरेट कर सकते हैं बी से। इस तरीके से करते हुए हम लोग चले जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी शो करते रहेगा। आप समझ गए थ्योरी को? अब यहाँ देखिए, ये तो थ्योरी था। तो सर देखिए, ये थ्योरी मैंने कहीं से प्रॉब्लम से बोरो किया। मैं तो होता है ना, कभी कभी बोलते हैं कि प्रॉब्लम को समझते हो बनाइए। तो अगर मैं आपको इस टाइप का एक प्रॉब्लम दूँ, ध्यान सुनिएगा सब लोग, जिसमें यहाँ का P0 A P0 भी दिया रहेगा, और इस लिक्विड का, ओरिजिनल लिक्विड का XA और XB दिया रहेगा, करेक्ट। और तब यहाँ का X"A पूछूंगा, बना पाइएगा? सर थोड़ा बड़ा रहेगा, ऑब्वियसली बड़ा रहेगा। ए सिर्फ तो सर नीट में आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा। फर्स्ट टर्म में आएगा, नहीं आएगा। और सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए नहीं होता है, कुछ थ्योरी को क्लियर करने के लिए होता है। तो सर ये तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? XA के हेल्प से X' से निकालना पड़ेगा, और फिर X' के हेल्प से X" निकालना पड़ेगा, और X" के हेल्प से कितना बार काम करना पड़ेगा? 3 बार काम करना पड़ेगा। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? पक्का? चलिए, एक मुहावरा है, सुना ही देते हैं। एक कहावत हम लोग यहाँ बोला जाता था, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो पढ़ा लिखा है उसको कुछ भी दे दीजिए, बनाएगा ही। तो एक्सरसाइज क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 2 आज मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देख तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या वही क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे समझाया? एटलीस्ट एक क्वेश्चन पढ़ के देखिए। नहीं है आपके पास? चलिए कोई बात नहीं है। फोन है? आपको कैसे नहीं मिला? ऑनलाइन स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन बनाना है? एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9। सेमी क्वेश्चन है ना? स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट काफ़ी है इसके लिए। विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अच्छा असाइनमेंट के लिए आप हार्ड कॉपी ले लीजिए।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2 जो क्लास असाइनमेंट है उसमें क्या है, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सोल्यूशन, इज इट राइट? द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 100 डिग्री सी आर 300 and 100 mm of HCl। इसका मतलब ए ऑब्वियसली ए इज मोर वोलेटाइल। सपोज दैट वेपर एवब सोल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ 1 mole ऑफ ए एंड 1 mole ऑफ बी। इज कलेक्टेड एंड कंडेंस्ड, करेक्ट? इसका मतलब है कि जो हम लोग सॉल्यूशन बनाए थे उसमें इनिशियली क्या था, 1 mole, करेक्ट है ना एवरीवन? उसके ऊपर जो वेपर बना उसको कंडेंस किए। दिस कंडेंसेट इज देन हीटेड एट द सेम टेम्परेचर एंड अगेन कंडेंस टू फॉर्म ए लिक्विड एल। मतलब यहाँ से चले हैं, देखिए यहाँ इसी को सॉल्यूशन बना दें, इस डायग्राम को, इसी डायग्राम को सॉल्यूशन मानते हैं। चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट है ना? मेरा यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू कितना, हाफ लिख दें, और एक्स बी का वैल्यू भी कितना, हाफ। इसका वेपर को हम लोग कंडेंस किए और उसका जो वेपर बना उसको अगेन कंडेंस किए, यही है ना? और तब क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर ऑफ एल। इसका मतलब मुझे लगता है कि इसको यहाँ कंडेंस किए, उसका वेपर बना उसको कंडेंस किए, 3 डायग्राम तो पक्का बनाना पड़ेगा, करेक्ट? चलिए एक्स डैश ए इक्वल टू क्या ये लिख सकते हैं, पी नोट ए एक्स ए बाई पी एस। क्या इसका पी एस निकाल लेंगे, करेक्ट? एक्स डैश ए निकल गया। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पी एस के लिए कितना ये लिखते रहिएगा, ये तो मिस्टेक हो जाएगा। पी एस इक्वल टू वाट, पी नोट ए एक्स ए अब प्लस पी नोट बी। यहाँ तक सही है ना एवरीवन? अब एक्स डबल डैश ए के लिए क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए एक्स डैश ए और डिवाइड बाई, अब यहाँ का पी एस अब नहीं रह जाएगा, ये अलग पी एस बन जाएगा, इज इट राइट? और इस पी एस के लिए क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स डैश ए अब प्लस पी नॉट बी एक्स डैश बी। अब ये अलग लिक्विड है ना, ए लिक्विड और ए लिक्विड सेम है या अलग लिक्विड हो गया, कंपाउंड सेम है, कंपोजिशन डिफरेंट है, राइट? तो उसके लिए टोटल प्रेशर आप अलग लेंगे, ऐसे लेंगे, करेक्ट ना? यहाँ तो ए वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स डबल डैश ए निकल जाएगा। अब उसके बाद एक्स ट्रिपल डैश ए के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स डबल डैश ए और डिवाइड बाई, अब यहाँ का टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे का प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा, क्योंकि लिक्विड का कंपोजिशन अलग अलग हो रहा है, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे पी डैश डबल डैश के लिए क्या लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स डबल डैश ए अब प्लस पी नॉट बी एक्स डबल डैश बी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं ए का मोल फ्रैक्शन का बात कर रहा हूँ, तो बी का तो निकलता जाएगा ना 1 में माइनस करते हुए, और यहाँ का जो वेपर का रहेगा वही तो यहाँ का लिक्विड का कहलाएगा, और यहाँ का जो वेपर का रहेगा वही तो यहाँ का लिक्विड का कंपोजिशन कहलाएगा। कंडेंसेट का मतलब वही होता है। क्या कैलकुलेशन पार्ट आपसे हो जाएगा? तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2 क्लास असाइनमेंट। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन बनाइए तो।
कैलकुलेशन घर पे कीजिएगा आप, इसके लिए थोड़ा जगह छोड़ दीजिए। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवेइंग रॉल्स लॉ। जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई भी सॉल्यूशन रॉल्स को लॉ को ओवे कर रहा है, इसका मतलब आइडियल सॉल्यूशन है, राइट। रॉल्स लॉ गिवन फॉर व्हाट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। फुल स्टॉप। एट 50 डिग्री C, at 50 degree C, total vapor pressure of solution, total vapor pressure of solution containing 1 mole of A and 2 mole of B is 300 torr। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, when 1 mole of A is added to the solution, when 1 mole of A is added to the solution, the total vapor pressure increases to 400 torr। The total vapor pressure increases to 400 torr। Full stop। Calculate vapor pressure of pure component। Calculate vapor pressure of pure component। देखिए स्टूडेंट, ऐसे तो टाइम रहता तो मैं इसको आप लोग से ही बनवाता। आपको नहीं था कि 2 चीज़ निकालना है, पी नॉट ए पी नॉट बी, तो 2 अननोन तो 2 इक्वेशन होना चाहिए भाई। PS1 इक्वल टू लिख सकते हैं पी नॉट ए x से 1, अब पी नॉट बी x भी 1। एग्री। ये कितना दिया हुआ है 300 ना, देखिए तो इक्वल टू पी नॉट ए, इसको कितना लिखे हैं, वेरी गुड। अगर 1 मोर इक्वेशन डेवलप कर दे तो आपका काम बन जाएगा। ये नहीं था कि सर ये तो पक्का नीट का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली नीट का क्वेश्चन है, इसमें 10 सेकंड लगेगा सिर्फ। अब यहाँ पे आपने सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, ए 1 मोल ऑफ ए, तो पहले से 1 मोल था, अब 1 मोल और ऐड कर दिए, तो ए का 2 मोल हो गया, तब कितना हो जाएगा 1/2। एग्जाम में घबराना नहीं है एकदम, जब नहीं बनेगा ना तो दिमाग शांत करके सोचिएगा कि इसमें क्या कैसे बढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बनाने के टाइम में बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया, राइट। और फर्स्ट टर्म का बहुत प्रेशर लेकर नहीं बैठना है, उससे पहले में हम लोग बहुत प्रैक्टिस करवा लेंगे, ठीक है। क्या अब सॉल्व हो जाएगा आपसे 2 इक्वेशन 2 अननोन।